Okay students, next we see the topic that is the stationary waves. So what is the stationary waves? So we know that the stationary wave, simply from the name we can say that the waves which cannot propagate the energy from the one place to other place is called the stationary waves. तो यहाँ पे मतलब सिंपल जो वेव्स एनर्जी को एक जगह से मतलब वो मीडियम में प्रोपोगेट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स बोलते हैं। तो सिंपली हम स्टेशनरी वेव्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इफ द टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन with the same amplitude and same frequency with the same speed in a opposite direction in a same medium, at that time they are superposed with each other and produce a wave which cannot travel in any direction is called the stationary waves। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पे दो वेव्स है कि जो सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड और सेम स्पीड से एक ही मीडियम में ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो किसी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे पे सुपरपोज होंगे, सुपरपोज होते हैं, उसके बाद उनका जो रिजल्टेंट वेव हमको मिलता है वो रिजल्टेंट वेव कैसा होता है, तो वो किसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट नहीं करता है। मतलब वहां पे क्या होता है, जस्ट ओनली पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज ऑसिलेट ऑन अ मेन पोजीशन। मतलब वो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, प्रोपोगेट नहीं होते, मतलब एनर्जी को प्रोपोगेट नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स हम बोलते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव सिंपली क्या है वो हमने यहाँ पे समझा। नाउ अब ये जो स्टेशनरी वेव्स है हमारा मेन पर्पस है कि ये जो स्टेशनरी वेव्स है, स्टेशनरी वेव्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेशनरी वेव्स का एनालाइजेशन करते हैं। तो एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो वी आर कंसीडर द टू वेव्स, दो वेव्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। वन वेव इज कॉल्ड द, here we consider two waves, one y1 is equals to a sin omega t minus kx, जिसको हम नंबर 1 दे देते हैं, a sin omega t minus kx, जिसको हम नंबर 1 दे देते हैं बेटा। सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे y2, कई जगह पे y of i और y of r भी लिखा होता है, वो भी चलता है, या y1 प्लस y1 और y2 भी हम लिख सकते हैं। ये sin ओमेगा t प्लस kx, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे माइनस kx मींस क्या होता है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन अ पॉजिटिव x डायरेक्शन, एंड प्लस kx मतलब क्या होता है, दिस वेव इज ट्रैवलिंग इन अ नेगेटिव x डायरेक्शन। तो बोथ द वेव्स आर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन अ सेम मीडियम में वो ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये एक लेंथ हम यहाँ पे इसको बाद में देखते हैं, पहले हम यहाँ पे इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो नाउ हमने सुपरपोजिशन देखा था, नाउ एज फ्रॉम द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, from the superposition principle for wave, हमको पता है बेटा क्या है, तो सुपरपोजिशन में दो वेव्स का हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, वेक्टर समेशन करते हैं। तो y इक्वल्स टू हमने यहाँ पे क्या ले लिया, y1 प्लस
y2। तो नाउ यहाँ पे y इक्वल्स टू y1 तो हमको पता है a sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y2 हमारा क्या है, तो a sin ओमेगा t प्लस kx है। तो यहाँ पे दो वेव्स हमको मिल गई। ओके, तो हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली साइन प्लस साइन हमको पता है क्या होता है, a इसका रिजल्टेंट हमको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू 2a sin kx into cos ओमेगा t, 2a sin kx into cos ओमेगा t। हम यहाँ पे s प्लस s वाला फॉर्मूला 2cs लगाते हैं तो हमको यहाँ पे ये 2a sin kx into cos ओमेगा t इसका रिजल्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे देखो बेटा, तो इसमें हम देखते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट वेव मिला वो रिजल्टेंट वेव में कहीं पे भी ओमेगा t प्लस 1 माइनस kx वाला फंक्शन आपको इस वेव में दिख रहा है नहीं। अब ये फंक्शन क्या डिफाइन करता है, दिस फंक्शन डिफाइन दैट द वेव इज अ प्रोग्रेसिव। जबकि हमको जो वेव मिला उसमें तो ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं। अब जब इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है मतलब इसका मतलब क्या हुआ, this wave is not a progressive. That means when the two waves superpose with each other then the resultant wave cannot progressive, ये progressive wave नहीं है। तो यहाँ पे हमको y equals to 2a sin kx into cos ओमेगा t मिल गया, जिसपे से हम यहाँ पे इसको अगर एनालाइज करें तो ये हमको कुछ ऑसिलेशन की इक्वेशन की जैसे लगेगा, y इक्वल्स टू a dash cos ओमेगा t और sin ओमेगा t जैसे हम कहते हैं। मतलब a dash हमारा क्या हुआ, एम्पलीट्यूड है, a dash हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला पे से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज ऑसिलेट। दैट मींस अगर हम यहाँ पे ऑसिलेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a dash इसका एम्पलीट्यूड हम क्या ले सकते हैं, 2a sin kx। मतलब 2a sin kx अबोव जो इक्वेशन है उसमें उसका एम्पलीट्यूड डिफाइन करता है। तो हमको यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड मिल गया। नाउ फ्रॉम दिस we can define the two terms of the stationary waves. One is a node and second one is a antinode. Means when the displacement of the particle is zero, at that time it is considered as a displacement of the particle cos omega t sin ओमेगा t and cos kx रहेगा, sc होगा, sc। तो यहाँ पे सिर्फ 2a sin ओमेगा t and cos kl होगा। तो हम यहाँ पे इसको kx कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a cos kx और sin ओमेगा t है, sin ओमेगा t हमारा क्या है, फंक्शन है, ऑसिलेशन का फंक्शन है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड हमको क्या मिल रहा है, 2a cos kx। मतलब कि जो मीडियम पार्टिकल है, मीडियम पार्टिकल इस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे दो टर्म्स को डिफाइन करते हैं, वन इज अ नोड एंड सेकेंड वन इज अ एंटीनोड। तो नोड हम किसको बोलते हैं, तो इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज जीरो इज कॉल्ड द नोड। मतलब कि जहां पे भी मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जीरो है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर में हम यहाँ पे एक स्टेशनरी वेव्स देख सकते हैं जिसमें हमको
ये पार्टिकल जब हम यहाँ पे देखते ये और ये, तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हुआ, जीरो हो गया। अब जब इसका एम्पलीट्यूड जीरो है मतलब ये तो क्या हुआ, नोड हुआ, ये भी क्या हुआ, नोड हुआ, ये भी क्या हुआ, नोड हुआ। तो जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नोड को हमें सिंपली डिफाइन करना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम is zero is called node। उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा, 2a तो जीरो होगा नहीं, तो एम्पलीट्यूड जीरो कब होगा, तो व्हेन द cos kx फंक्शन बिकम्स द जीरो, तभी हमारा एम्पलीट्यूड जीरो हो सकता है। तो हम यहाँ पे cos kx को क्या कंसीडर कर लेते हैं, जीरो, क्योंकि 2a तो एक फंक्शन है, मतलब एक वैल्यू है, तो वो तो जीरो होगी नहीं। तो हमारा cos kx इक्वल्स टू हमने जीरो कंसीडर कर लिया। तो जीरो हमको cos फंक्शन में जीरो कब मिलेगा, तो पाई बाय 2 इज अ जीरो, मतलब कि जब हम इसको kx इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू पाई कंसीडर करते हैं, मतलब क्या होगा, जब n इक्वल्स टू हम जीरो कंसीडर करते हैं तो n इक्वल्स टू 0 1 2 3 हम लेते हैं। तो जब n इक्वल्स टू 0 तो पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे cos पाई बाय 2 हमको क्या मिलेगा, 0। जब n इक्वल्स टू हम 1 कंसीडर करते हैं तो 3/2, वो भी हमको क्या मिलेगा, 0। मतलब n प्लस 1/2 इंटू पाई जो हमको देता है वो क्या है, cos फंक्शन 0 मिलता है उस टाइम पे। अब यहाँ पे k हमको पता है, k क्या है, तो वेव वेक्टर है। वेव वेक्टर k इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो ये हमारा हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x इंटू n प्लस 1/2 इंटू पाई। तो यहाँ पे पाई पाई कैंसिल हो जाता है, तो हम यहाँ पे x इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2 लिख सकते हैं। ओके, यहाँ से लैम्डा बाय 2 इक्वल्स के उस साइड में चला गया। तो जहां पे भी ये x इक्वल्स टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2 हमको मिलता है, मतलब x हमें n इक्वल्स टू 0 पुट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लैम्डा बाय 4। n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाय 4 अप टू n प्लस 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2 हमको मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 आगे जाते हैं तो 5 लैम्डा बाय 4, 7 लैम्डा बाय 4, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हमारे नोड। तो यहाँ पे ये जो नोड है, ये नोड हमको मिल गए। नाउ वी सी द एंटी नोड। तो एंटी नोड हमको यहाँ पे क्या मिलेंगे, तो एंटी नोड क्या होगा, when the amplitude of the particle of the medium becomes maximum, जब इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं cos फंक्शन है, तो cos फंक्शन में मैक्सिमम क्या होगा, प्लस और माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, तो ये वेव्स में ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, इधर भी नेगेटिव साइड मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। ये भी क्या है, मैक्सिमम है, ये भी यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो यहाँ पे एंटी नोड क्या होगा, तो
amplitude of particle of medium is maximum is called the antinode। और मैक्सिमम कहाँ पे मिलता है? तो मैक्सिमम हमको प्लस और माइनस cos फंक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा? प्लस और माइनस 1। तो cos kx इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे cos kx इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1 के लिए अब हमें 1 कब मिलता है? तो cos फंक्शन 1 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सारे फंक्शन हमको cos में प्लस और माइनस 1 की वैल्यू देते हैं। तो दैट्स व्हाई kx इक्वल्स टू हम इसको क्या लिख सकते हैं? n पाई, क्योंकि cos की वैल्यू 1 कब होगी? मैक्सिमम कब होगी? n पाई पे हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो उस पे से 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू n पाई। तो x इक्वल्स टू पाई पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे n लैम्डा बाय 2, मतलब ये सारे हमको n लैम्डा बाय 2 जो है वो हमको क्या मिलेंगे? तो दैट इज द एंटीनोड ऑन अ स्टेशनरी वेव। सो हियर x इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो लैम्डा बाय 2, n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो लैम्डा, n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं 3 लैम्डा बाय 2 अप टू n लैम्डा बाय 2 हमको एंटीनोड मिलेंगे। तो ये हमको नोड्स और एंटीनोड्स मिल गए। अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एंटीनोड और टू नोड इज गिवन एज अ, तो यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको क्या मिलेगा? तो वो डिस्टेंस ऑलवेज हमारा क्या रहेगा? लैम्डा बाय 2। ध्यान में रखना ये चीज, द डिस्टेंस बिटवीन two consecutive nodes and two consecutive antinodes is always lambda by 2, and the distance between consecutive node and antinode is always, मतलब ये नोड है और ये एंटीनोड है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको ऑलवेज कितना मिलेगा? लैम्डा बाय 4। ये चीज हमको एमसीक्यू में बहुत यूज होती है। तो दो नोड्स और दो एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, एक नोड्स और उसका नेक्स्ट एंटीनोड्स के नोड्स के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 हमको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हमें नोड्स और एंटीनोड्स यहाँ पे मिल गए। नाउ वी आर डिस्कस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स की फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे क्या मिलती है वो चीज हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो फॉर द फ्रीक्वेंसी वी कैन कंसीडर द टू रिजिड सपोर्ट। बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट वी कैन टाई द स्ट्रिंग विद द लेंथ L। व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग एंड रिलीज, at that time the string is vibrate between two medium, two rigid support। तो जब ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है मतलब वहां पे क्या प्रोड्यूस हुआ? स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस हुआ। तो ये जो स्टेशनरी वेव्स है, ये स्टेशनरी वेव्स के लिए हम यहाँ पे इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो -2a sin kx into cos ओमेगा t। तो यहाँ पे हमको एक फॉर्मूला मिलता है y -2a sin kx into cos ओमेगा t। तो इसमें जब हम x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0 प्लेस करते हैं, एट दैट टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 ऑन अ मीडियम। व्हेन वी प्लेस द y इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू L, जब हम इसमें y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू L प्लेस करते हैं तो यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हमको क्या मिल जाएगा? -2a sin kl into cos ओमेगा t, जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। मतलब ये x इक्वल्स टू 0 है और ये x इक्वल्स टू L है, मतलब कि यहाँ पे भी
पार्टिकल ऑफ द मीडियम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इस एंड पे भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि हमारा ये जो फंक्शन है साइन केयर फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी जाके हमको ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो जब ये साइन केएल जीरो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो साइन केएल इक्वल्स टू हमने क्या दिया, जीरो, तभी जाके ये जीरो पॉसिबल है, ये y इक्वल्स टू जीरो पॉसिबल है। तो हमने साइन केएल को जीरो कंसीडर किया, तो हमारा केएल यहाँ पे क्या आएगा, केएल जीरो कब होता है, तो साइन जीरो साइन पाई हमको यहाँ पे जीरो एम्पलीट्यूड मिलता है, जीरो वैल्यू मिलती है। तो इसको हम n पाई कंसीडर कर सकते हैं। तो KL इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, n पाई। नाउ लेंथ L अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लेंथ L हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल्स टू n पाई। तो हमारा यहाँ पे लेंथ L क्या हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, n लैम्डा बाय 2। तो लेंथ हमको यहाँ पे n लैम्डा बाय 2 मिलती है, जिसपे से हम वेवलेंथ अगर लिखते हैं तो वेवलेंथ लैम्डा n इक्वल्स टू 12 बाय n होगी। तो यहाँ पे हमको ये जो स्ट्रिंग हमने कंसीडर की है जिसमें जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टेशनरी वेव्स की वेवलेंथ हमको यहाँ पे मिलती है। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्पीड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बाय वेवलेंथ। तो स्पीड हमको यहाँ पे क्या मिलेगी, v अपॉन लैम्डा n। तो स्पीड हमको यहाँ, फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे स्पीड बाय वेवलेंथ मिली, जिसमें we know that the wavelength, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, v 12 by n है, तो n हमारा ऊपर चला जाएगा तो nv by 12 होगा। नाउ स्पीड ऑफ द वेव इन अ स्ट्रिंग हमको पता है v इक्वल्स टू क्या है, तो v इक्वल्स टू अंडर रूट टेंशन फोर्स डिवाइड बाय मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्पीड हमको यहाँ पे मिल गई, इसका फॉर्मूला हम पुट करते हैं, तो नाउ n by 12 अंडर रूट टेंशन फोर्स बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये हमको मिल जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी का, स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी जो है, इफ वी प्लेस द n इक्वल्स टू 1, if n equals to 1, then the frequency हमारी क्या हो जाएगी, n equals to 1 कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी equals to 1 by 12 अंडर रूट t by n। तो फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पे 1 by 12 अंडर रूट t by n, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स। तो यहाँ पे हमको ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी। देन आफ्टर इफ वी प्लेस the n equals to 2, then the frequency is 1 by l, 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट t by n, जिसको अगर इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो frequency of the second mode is 2 times of the frequency of the first mode, या fundamental frequency। तो frequency of the second mode is 2 times of the fundamental frequency। Okay, then if we place the n equals to 3, then we get the 3 times of the fundamental frequency। And if we place nth mode of frequency, तो it is n times of the fundamental frequency। कि जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी जो हमने यहाँ पे लिया है, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी
frequency is also called the first overtone. It is called the first overtone. Third harmonic frequency is called the सेकेंड ओवरटोन. मतलब ओवरटोन यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से एक क्या होगी, कम होगी. तो दिस इज द स्टेशनरी वेव. एनालिसिस ऑफ द स्टेशनरी वेव जिसके फॉर्मूला आपको ध्यान में रखने हैं. नोड एंटी नोड आपको ध्यान में रखना है. नोड एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस आपको ध्यान में रखने हैं. एंड फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव्स इन अ ऑर्गन पाइप. Okay student, here we see the stationary waves in a organ pipes. So we can produce a stationary waves in a organ pipe, different types of organ pipe. So here we see the two types of organ pipe. One is a open organ pipe and second one is a closed organ pipe. So what is the open organ pipe? So in a open organ pipe, two ends of the pipe is open, is called the open organ pipes. मतलब दोनों ends कैसे हैं, ओपन है. अब जब दोनों ends ओपन होते हैं ऐसी पाइप को हम क्या बोल रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप्स ना. अब यहाँ पे हम देखते हैं तो दोनों पाइप्स ओपन है. दैट मीन्स एट द टू एंड्स ऑफ द पाइप it produce एंटीनोड्स. ओपन है तो मतलब वहां पे क्या होता है, एंटीनोड्स प्रोड्यूस होता है. सपोज हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमने एक पाइप कंसीडर किया है जिसके दोनों एंड पे हमको क्या मिल रहा है, एंटीनोड्स मिल रहा है. मतलब वहां पे एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है. ये और ये दोनों एंड पे ओपन है. दोनों एंड पे ओपन है तो वहां पे हमको एंटीनोड्स मिल रहे हैं. मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, एट द बोथ एंड वी गेट द एंटीनोड. दैट मींस डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द पाइप और लेंथ ऑफ द पाइप इज कंसीडर्ड एज. तो हमने आगे देखा था कि दो एंटीनोड्स है, दो एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस हमको क्या मिलता है, तो दो एंटीनोड्स है, दो एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस हमको λ/2 मिलता है. टू एंटीनोड्स जो है उनका डिस्टेंस हमको 2 λ/2 मिल रहा है. तो नाउ the distance or length of open pipe is given as L of n equals to λ/2. कितनी लेंथ हमको मिल रही है, λ/2. तो वेवलेंथ हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, λn equals to 2 times of L of n. तो हमको यहाँ पे इसकी वेवलेंथ मिल गई. नाउ फ्रीक्वेंसी of the stationary wave in an open pipe. तो frequency of the stationary wave in open pipe is, अब वहां पे फ्रीक्वेंसी हमको क्या मिल रही है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको पता है. नाउ द फ्रीक्वेंसी v of n is equals to speed of the stationary wave divided by wavelength λn. तो फ्रीक्वेंसी स्पीड हमारी v λn यहाँ पे हमको पता है 2l. तो 2l ये क्या होगा, 2l.
फ्रीक्वेंसी v मतलब यहाँ पे क्या है, एयर मीडियम है। एयर मीडियम में क्या होता है, तो स्पीड इन एयर मीडियम ऑफ वेव्स इज गिवन एज अंडर रूट गामा p बाय रो। ये एयर मीडियम के लिए हमारी स्पीड है। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, v ऑफ n 1/2L और आइदर इट इज n by 2L। स्पीड हमारी क्या है, गामा p बाय रो, गामा p बाय रो। तो यहाँ पे n by 2L अंडर रूट गामा p बाय रो। क्योंकि ये हमने क्या कंसीडर किया है, n टाइम ऑफ, हमने यहाँ पे n टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर की है ना। अब यहाँ पे फर्स्ट वी सी दैट फॉर द n इक्वल्स टू 1 फ्रीक्वेंसी इज 1/2L इनटू स्पीड v। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v/2L, v/2L। इट इज कॉल्ड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने स्टेशनरी वेव्स में देखा वैसे ही हम यहाँ पे इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डिराइव कर सकते हैं, v/2L। और v तो हमको पता है गामा p बाय रो, तो यहाँ पे हमको गामा p बाय रो मिलेगा। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमको ये मिल गई ना। फॉर द n इक्वल्स टू 2 हमारी सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 है। तो n इक्वल्स टू 2 हो जाता है, तो 1/L इंटू v। तो 1/L इंटू v हमारा v/L हो जाएगा। आइदर it is also called the v2 equals to 2 times of fundamental frequency। मतलब सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी is the 2 times of the fundamental frequency। fundamental frequency ये कैसा है, सेम एज जैसे हमने आगे स्टेशनरी वेव्स में देखा, सेम टू सेम हमको यहाँ पे मिल रहा है। सेम एज हम n equals to 3 के लिए 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। एंड फॉर द n equals to n फॉर द nth हार्मोनिक nth हार्मोनिक हमको क्या मिलेगा, तो nth फ्रीक्वेंसी इज n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारी हो गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वैसे ही हम सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जब हम सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या है, तो सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इज अ फर्स्ट ओवरटोन। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ओके, थर्ड हार्मोनिक है तो सेकेंड ओवरटोन, मतलब हमारी हार्मोनिक क्या आएगी, nth हार्मोनिक आएगी। हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी आएगी। और ओवरटोन क्या आएंगे, तो ओवरटोन हमारे n-1 आएंगे। ओवरटोन हमारे क्या रहेंगे, n-1। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप्स। आपको मेनली यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, और इसको हम हार्मोनिक बोलेंगे, कौन सी हार्मोनिक है और कौन सा ओवरटोन है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सेकेंड हम देखते हैं क्लोज पाइप।
तो यहाँ पे हम क्लोज पाइप देखते हैं। तो क्लोज पाइप क्या है? नाउ डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप इज गिवन एज 2n-1 into λ/4। ये हमको कैसे मिला? तो वन एंड ऑफ द क्लोज पाइप इज ओपन एंड द अदर एंड ऑफ द क्लोज पाइप इज क्लोज। तो ओपन साइड है, ओपन साइड पे हमको क्या मिलेगा? एंटी नोड मिलेगा। क्लोज साइड पे हमको क्या मिलेगा? नोड मिलेगा। मतलब नोड और एंटी नोड दोनों हमको वहां पे मिल रहे, तो वहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? λ/4, 3λ/4, 5λ/4, ऐसे हमको वहां पे डिस्टेंस मिलेगा। दैट मींस की लेंथ हमारी क्या हो जाती है? 2n-1 into λ/4। n अगर 1 लेते तो λ/4, n 2 लेते हैं तो 3λ/4, n 3 लेते हैं तो 5λ/4। तो हम यहाँ पे ये 2n-1 into λ/4 को कंसीडर करते हैं, जिसपे से हमको लैम्ब्डा ऑफ n क्या मिलेगा? 4l/2n-1। नाउ फॉर द फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या मिल रही है? तो v of n equals to स्पीड बाय वेवलेंथ लैम्ब्डा n। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी? स्पीड डिवाइड बाय वेवलेंथ 4l/2n-1। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी v of n equals to 2n-1 into v by 4l होगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ द फ्रीक्वेंसी हुआ। नाउ फॉर द फर्स्ट हार्मोनिक के लिए हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? तो n equals to 1, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो n equals to 1, v of n equals to n equals to 1 पुट करते हैं, 2-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? v by 4l। This is called the fundamental frequency or first harmonic. Then if we put the n equals to 2, v2, तो ये क्या हो जाएगा? 2v by 4l, 2v by 4l। मतलब ये हमको क्या मिलेगा? 2 times of fundamental frequency, 3v by 4l। n equals to 2 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 3v by 4l, मतलब 3 times of the fundamental frequency, जिसको हम फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड द थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन। नाउ वी प्लेस द n equals to 3, तो हमको यहाँ पे 5v by 4l, दैट मींस क्या मिलेगा? 5 times of fundamental frequency, which is called the fifth harmonic and second overtone। इसको हम फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन बोलेंगे। ऐसे ही हम अप टू n तक यहाँ पे लिख सकते हैं। तो n equals to 2n-1 into v by 4l, जो हमारी nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी क्या है? nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पे मिलती है। तो दिस इज द ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप। ओपन पाइप और क्लोज पाइप के दोनों के आपको फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, जो हमको यूज होते हैं, और ओपन पाइप क्लोज पाइप का रिलेशन भी ध्यान में रखना है।